नासा अब तक अंतरिक्ष की जानकारी जुटाने के लिए हबल टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया करता था और अब तक इंसानों ने अंतरिक्ष को लेकर जो भी जानकारियां जुटाई हैं उनमें हबल टेलीस्कोप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है और इसे बनाने से लेकर लॉन्च करने तक तकरीबन $10 अरब खर्च आया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को धरती पर इंसानों द्वारा बनाया गया टाइम मशीन भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज करने वाला है। और नासा के मुताबिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को फ्रेंच गुयाना से एक यूरोपीय एलियन रॉकेट के जरिए 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, क्रिसमस डे के दिन। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने इस मिशन को असाधारण मिशन कहा। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विश्वविख्यात हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है, जिसे साल 1990 में लॉन्च किया गया था, जिसने ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को काफ़ी हद तक बदल कर रख दिया था। हबल टेलीस्कोप के जरिए नासा ने बड़े बड़े खोज करने में कामयाबी हासिल की और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड की दुनिया में नई क्रांतिकारी खोज करेगा। हबल टेलीस्कोप अब काफ़ी पुराना और ख़राब होने लगा है, लिहाजा अब इसकी जगह JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लेने जा रहा है, जो कि खगोलविदों को ब्रह्मांड में बनने वाली कुछ शुरुआती आकाशगंगाओं की खोज करने में मदद करेगा और हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे हमारी आकाशगंगा जैसी आकाशगंगाएं अस्तित्व में आई, यानी अरबों साल पहले क्या था। इसका पता जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लगाएगा, इसलिए इसे टाइम मशीन कहा जा रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का व्यास 6.5 मीटर है, जो कि हबल टेलीस्कोप के 2.5 मीटर दर्पण से काफ़ी बड़ा है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में सोने का शीशा लगा हुआ है, जिसकी चौड़ाई करीब 21 फीट है और इसका जो मिरर है वो बेरिलियम से बने हुए 18 षटकोण टुकड़ों को एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है। बेरिलियम के हर टुकड़े पर 48 ग्राम सोने की परत चढ़ी हुई है, ताकि एक परावर्तक की तरह काम कर सके। नासा का ये दूरबीन अभी तक का बनाया गया हुआ अद्वितीय दूरबीन है, जो दूर की आकाशगंगाओं में सितारों के साथ साथ हमारी आकाशगंगा के भीतर अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले और अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी लगाएगा। यहाँ जीवन की संभावनाओं हो सकती है और नासा ने कहा है कि इस टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड के बारे में नई समझ पैदा होगा। हबल टेलीस्कोप के विपरीत जेम्स वेब सूर्य की परिक्रमा करेगा। हबल टेलीस्कोप पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि जेम्स वेब पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी से सूर्य की परिक्रमा करेगा। जी हाँ, सूर्य की परिक्रमा करता है ये, और ये जो है L2 पर स्थित है। L2 मतलब लैंग्वेज बिंदु पर यह स्थित है। जेम्स वेब का सावधानीपूर्वक चुना गया है। यह स्थान सुनिश्चित करता है कि दूरबीन हमेशा सूर्य से दूर हो, जो ब्रह्मांड के अति संवेदनशील ऑब्जर्वेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक है। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि हबल के विपरीत जेम्स वेब को अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि 15 लाख किलोमीटर दूर इंसानों को भेजा नहीं जा सकता। लिहाजा इसका प्रक्षेपण और तैनाती सबसे चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में से एक है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही उल्कापिंडों, धूमकेतु या एस्ट्रॉयड से बचाने की लॉन्चिंग डेट 25 दिसंबर से 40 दिन बाद यह फोटो और तस्वीर भेजेगा नासा को। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने पर जेम्स वेब आकाशगंगाओं में सितारों और ब्लैक होल की उत्पत्ति के साथ साथ ग्रहों पर जीवन के आसपास की कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब भी देगा, ब्रह्मांड का सर्वेक्षण करेगा। जेम्स वेब की बदौलत हासिल किए जाने वाले कुछ प्रमुख विज्ञान लक्ष्यों में लगभग 13 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर गांगेय संरचना के निर्माण का अध्ययन भी शामिल है। ऐसे समय में जब ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और पहले सितारे केवल अंधेरे से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त की क्या स्थिति रही होगी, उस वक्त ब्रह्मांड कैसा रहा होगा, उसके बारे में ये टेलीस्कोप जानकारी देगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्य रूप से 4 विभिन्न भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो है OTE, दूसरा है ISIM, तीसरा है सनशील्ड और चौथा स्पेस क्राफ्ट बस। तो कुल मिला के 4 भागों से मिलकर ही जेम्स वेब स्पेस बना हुआ है। और चारों भागों को हम देखेंगे कि किस भाग को जेम्स वेब स्पेस का दिमाग कहते हैं, किस भाग को हार्ट कहते हैं। उसके पहले हम हाशमा हसन कौन है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मेरा नाम है हाशमा हसन, मैं नासा हेडक्वार्टर्स में काम करती हूँ। आजकल मैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डेप्यूटी प्रोग्राम साइंटिस्ट हूँ। मेरी पैदाइश लखनऊ में हुई थी, भारतवर्ष में। लखनऊ यूनिवर्सिटी से बल्कि BSc किया था और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। जेम्स वेब जो है
सबसे पहले सितारे जब पैदा हुए हैं, सब पहला सितारा जो पैदा हुआ है और गैलेक्सीज जो पैदा हुई हैं, पहले प्लैनेट्स जो पैदा हुए हैं, वो देख सकता है वो इंफ्रारेड लाइट की वजह से। इसलिए ये टाइम मशीन पीछे की है, पिछले 13 बिलियन साल पहले क्या हुआ था, और फिर उसके दरमियान 13 बिलियन साल और अब के बीच में जो सितारों की क्या जिंदगी थी, जो पैदा हुए, कैसे खत्म हुए, ये सब हम सीख सकते हैं। इससे हमें मालूम होगा कि हमारा सितारा सूर्य जो है, इसका क्या, इसकी जिंदगी क्या होगी, ये आगे जाके कैसे खत्म होगा। एक और चीज ये है कि जिस मटेरियल से लाइफ बनी, हम लोग बने, वो मटेरियल कब बना, कैसे बना, ये भी जेम्स वेब से मालूम कर सकते हैं। ये टेलीस्कोप जो है, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टेलीस्कोप है जो कभी बनाया नहीं गया, इतना बड़ा और इतना पावरफुल टेलीस्कोप। तो ये जब सबसे पहले साइंटिस्ट ने कहा कि हम ऐसा टेलीस्कोप बनाना चाहते हैं और नासा ने कहा ठीक है हम बनाएंगे, तो आपको जरा एक एग्जांपल में देख देते हैं कि जैसे दो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज की है कि इसका जो आईना है ये 6.5 मीटर का है, और इतना बड़ा आईना स्पेस में भेजने के लिए इससे हल्का होना चाहिए और उससे रॉकेट में फिट होना चाहिए। तो इसमें 18 टुकड़े हैं। तो ये 18 टुकड़े कैसे बनेंगे और कैसे इसे रॉकेट में रखा जाएगा, फिर इस टेलीस्कोप जब जाएगा तो कैसे ठंडा होगा, तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी इसकी थी। दूसरी सबसे और भी चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी ये थी कि ये जब स्पेस में जाएगा तो इसे 1.5 मिलियन किलोमीटर तक भेजना है, और उस दूरी पे फिर जाके उसे फिर भी धूप और इसकी सूरज और पृथ्वी की गर्मी से उसे बचाना। उसके लिए एक बहुत बड़ी सी शील्ड, यानी एक छतरी की तरह बनाई गई, 5 लेयर की शील्ड। तो उसका भी मटेरियल कैसे बनाएंगे, शील्ड कैसे वो खुलेगी, कैसे वो फोल्ड होगी, कैसे वो ठंडा रखेगी, ये बहुत चैलेंजिंग था। इस स्ट्रक्चर इसको 3 हिस्सों में कर सकते हैं। एक हिस्सा है वो टेलीस्कोप, जो कि मैंने आपको बताया कि उसका बड़ा सा आईना है, वो प्राइमरी मिरर कहलाता है। फिर एक उसका उससे छोटा आईना है, सेकेंडरी मिरर है, और फिर एक और तीसरा आईना है, टर्शरी मिरर। तो ये 3 आईने मिलके टेलीस्कोप बनते हैं। और फिर इसके जो साइंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक साथ एक डिब्बे में रखे जाते हैं, उससे कहता है इंस्ट्रूमेंट साइंस इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल, आईसिम। ये टेलीस्कोप के पीछे लगता है। तो ये समझिए दूसरा हिस्सा है। और फिर टेलीस्कोप के नीचे एक उसे सूर्य की गर्मी से और पृथ्वी की गर्मी से बचाने के लिए बड़ी सी एक छतरी की तरह उसे शील्ड कहते हैं, वो है। इंफ्रारेड जो है उसकी वेवलेंथ जो है ज्यादा बड़ी होती है। तो जो करीब में आप देखें जैसे सितारे अब हैं, उनके इर्द गिर्द धूल के पीछे वो होते हैं, तो जो अपनी रोशनी है वो धूल में जज्ब हो जाती है और दिखाई नहीं देती। मगर इंफ्रारेड जो है वो धूल के ऊपर आ जाती है और आपको जो सितारे धूल के पीछे हैं वो दिखाई देते हैं। मगर जो दूर के जो सितारे हैं, दूर की रोशनी है, तो जैसे जब बिग बैंग के बाद दुनिया बनी थी तो वो बिल्कुल फैलने लगी थी, जैसे गुब्बारे की तरह फैलने लगी थी। तो जो पहले वाले सितारे जो पैदा हुए थे उनकी रोशनी जो थी वो भी फैल के अब इंफ्रारेड में पहुंच गई है। तो जेम्स वेब से हम ये देख सकते हैं कि पहले सितारे पैदा हो रहे हैं, उनकी पैदाइश देख सकते हैं, और कैसे गैलेक्सीज बनी हैं वो सब देख सकते हैं, क्योंकि वो रोशनी सितारों की अब इंफ्रारेड में पहुंच गई है। जेम्स वेब 1.5 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी के दूर रहेगा, और जिस जगह पे वो रहेगा उसको L2 कहते हैं, यानी वहां पे जो पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी और मोशन की वजह से वहां पे बिल्कुल एक स्टेबल पॉइंट है। वहां पे अगर आप कोई सैटेलाइट रखें तो वहीं पे रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो वो स्टेबल रहेगा तो आप अपने ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, वो हिलेगा नहीं, ज्यादा अपनी जगह रहेगा। फिर इतनी दूर होने की वजह से, क्योंकि इंफ्रारेड में ये बहुत जरूरी बात है कि इर्द गिर्द की गर्मी ना पहुंचे,
क्योंकि वो सूर्य से इतनी दूर रहेगा तो सूर्य की रोशनी वहां पे कम रहेगी, तो वहां उसे ठंडा रखना ज्यादा आसान रहेगा। और इसकी ये जो सन शील्ड है उससे जो कुछ गर्मी आती है वो वहां पे उसे ठंडा रखेगी। अब जाहिर है अगर वहां कुछ खराबी हो गई तो जैसे हबल करीब था तो उससे जाके रिपेयर कर सकते थे, इसे रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये तो इसका कौन है। लेकिन जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन करने हैं इंफ्रारेड के लिए, उसके लिए वही जगह सबसे अच्छी है। हमें और नासा के और टेलीस्कोप से ये मालूम है कि दूसरे सितारों के इर्द गिर्द भी प्लैनेट हैं, जैसे हमारे सूर्य के इर्द गिर्द प्लैनेट्स हैं वैसे वहां भी हैं। तो जेम्स वेब उन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को देख सकती है, उससे मालूम हो सकता है कि उसमें वहां पे ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है या कार्बन है, जिसकी जो हमारी ऐसी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो बस इतना मालूम कर सकती है कि हो सकता है कि वहां पे लाइफ हो हमारी ऐसी। आईना जो इसका है, इसका मटेरियल जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जैसे ठंडा गर्म हो उसमें उसकी शेप ना बदले। तो बेरिलियम में एक ये खास बात है कि ये तीनों इसमें खासियत बातें मिल जाती हैं। और ये बेरिलियम ऐसा एलिमेंट है कि ये की मजबूती की वजह से इसके कई और इस्तेमालात होते हैं, जैसे एरोप्लेन की बॉडीज हैं, गियर्स हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहली तस्वीर जैसे हम कहते हैं साइंस वाली तस्वीर, वैसे तो ये तस्वीरें लेगा से एडजस्टमेंट करने के लिए, मगर जो साइंस रेडी तस्वीरें हैं वो तकरीबन 6 महीना लगेगा यहाँ से यहाँ लॉन्च होने के बाद, क्योंकि 1 महीना तो लगेगा उसे वहां तक पहुंचने में L2 तक, फिर उसके बाद सारे उसके चेकआउट वगैरह होंगे। हम तो इसमें इस प्रोजेक्ट में समझिए जब इसकी सबसे पहली कॉन्फ्रेंस 1989 में हुई है तब उस कॉन्फ्रेंस में हम थे, और फिर उसके बाद से जब हम नासा हेडक्वार्टर आए हैं तब सबसे पहली ग्रांट भी मैंने जॉन मैथर जो के हमारे नोबेल लॉरिएट हैं उनको भेजी थी कि नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप स्टडी करें। और बस प्रार्थना करिए कि खैरियत से सब हो जाए और फिर एक से एक आपको यहाँ की साइंटिफिक डिस्कवरीज मिलेंगी।